हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, चुंबकत्व मैग्नेटिज्म में आज से स्टार्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव लूसेंट से। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं किस चीज़ से? तो अस्थाई चुंबक आपको इस्पात से बनाए जाते हैं। इस्पात, अस्थाई चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो इस्पात से बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहे के भी बनाए जाते हैं, इस्पात से भी बनाए जाते हैं, दोनों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहे हैं कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। क्या कारण है? विद्युत जो चुंबक होता है वह नर्म लोहे, क्योंकि इसका कारण है कि अधिक चुंबकीय नर्म लोहा की प्रवृत्ति जो होती है ना, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होती है तथा अधिक धारण क्षमता के कारण इसे विद्युत चुंबक में नर्म लोहे का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, चुंबक है, मान लीजिए गोला चुंबक है, उसको दो भाग में विभक्त कर दिया तो दोनों भाग जो होता है ना, पृथक पृथक चुंबक ही बनेंगे, दोनों चुंबक ही बनेंगे, उसका ध्रुवण केवल चेंज हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद कह रहा है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर जब सबसे ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकली भी चीज़ होता है, दोनों किनारों पर सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है और उसके विपरीत दिशा में विकर्षण भी होता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे पहले कहाँ होती है? आकर्षण शक्ति सबसे पहले सबसे कम कहाँ होती है? आकर्षण जो शक्ति होती है ना, केंद्र पर ज़्यादा होती है और मध्य में आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। केंद्र पर ज़्यादा और मध्य में कम, केंद्र पर ज़्यादा मध्य में कम, याद रखें। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सत्य की बात नहीं हो रही, सीधे क्वेश्चन पलट जाएगा। यानी असत्य वाला हम देख लें, किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर इनके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। ये असत्य है। असत्य कौन है? तो असत्य है चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, ये भी सत्य है। समान जो ध्रुव होता है ना, प्रतिकर्षण, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण, विपरीत चुंबक के जो होता है ना, विपरीत ध्रुव के बीच आकर्षण, विपरीत ध्रुव के बीच आकर्षण तथा समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक विलग ध्रुव, ऐसा मान लीजिए उसके एक भाग है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और जो असत्य कह रहा है, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इनके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो गॉस लॉ अपने पढ़े होंगे, गॉस लॉ। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का मतलब गॉस लॉ, वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम पर गॉस का, उनका नाम था गॉस, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है, मात्रक है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक याद रखें, वेबर है। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो लोहा तो है, निकिल भी है, कोबाल्ट भी है, और तांबा नहीं है। तांबा में चुंबक नहीं सटता है, इसलिए लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? अणुचुंबकीय पदार्थ है, अणुचुंबकीय यानी ऑक्सीजन है, अणुचुंबकीय ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लोहा, ये तीनों में चुंबक मतलब है कुछ ना कुछ। ऑक्सीजन अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो डोमेन कहा जाता है। असंख्य अति सूक्ष्म जो संरचना होते हैं ना, लोहे का जो चुंबक होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है, उसके भीतर जो परमाणु के असंख्य छोटे संरचना होते हैं जिससे मिलकर वो बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। डोमेन याद रखें, डोमेन। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसको जब भी पूछेगा, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या पूछेगा तो 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक होती है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21, 18, 19, 20, 21, याद रखें, 10, 18 से 21, 18 से 21, 18 से 21, डोमेन 18 से 21, 18 से 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
और अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या होता है? तो अस्थायी जो चुंबक बना होता है वह फेरोमैग्नेटिक होता है। वह फेरोमैग्नेटिक होता है। और जिस पदार्थ का अस्थायी चुंबक जो बना होता है वह पूछ देगा एग्जाम में कि जो अस्थायी चुंबक बना होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? तो फेरोमैग्नेटिक। इसका ऑप्शन देख लेंगे, डाई मैग्नेटिक्स। डाई मैग्नेटिक्स ये भी गलत है। उपयुक्त तीनों ये भी गलत है। एंटी फेरोमैग्नेटिक ये भी एंटी फेरोमैग्नेटिक कहेगा तो ये नहीं होगा। और किससे बना होता है? तो फेरोमैग्नेटिक से बना होता है, फेरोमैग्नेटिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा। यही चुंबक का दो ध्रुव होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा। वहीं उसी दिशा में सुई टिकती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो उत्तर एवं चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय, चुंबक से रिलेटेड कोई भी दिशा पूछे तो उत्तर और दक्षिण दिशा को मारेंगे हम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा है एक अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय कौन सा है? तो लोहा नहीं है, निकिल भी नहीं है, कोबाल्ट भी नहीं है, तथा पीतल एक अनुचुंबकीय। इसमें लोहा, इसमें चुंबक नहीं सटता है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि क्या है, उसकी क्या कमी है? इसको स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण। इसकी धारण क्षमता जो होती है ना स्टील की अधिक होती है, इसलिए चुंबकीय इसे नहीं किया जा सकता। इसकी धारण क्षमता अधिक होती है। इसकी धारण क्षमता क्या अधिक होती है? तो इसकी धारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसे चुंबकित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो वही उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। फिर वही क्वेश्चन को रिपीट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति के अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन जो होता है ना अनुचुंबकीय याद करें, ऑक्सीजन जिसमें चुंबक नहीं सटता है। तो लोहा सटता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो अनुचुंबकीय पूछेगा तो ऑक्सीजन डालेंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय है? विद्युत अनुचुंबकीय, यहाँ पर अनुचुंबकीय की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और विद्युत अनुचुंबकीय कौन है? तो विद्युत इसमें लगा दिया है, यानी निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, 4 गो दिया हुआ है। तो विद्युत अनुचुंबकीय पूछेगा तो क्रोमियम है। विद्युत अनुचुंबकीय क्रोमियम, तथा अनुचुंबकीय केवल पूछेगा तो ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय ऑक्सीजन, अगर उसमें विद्युत लगा दिया तो क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चुंबकीय मायोत्तर, चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर। चुंबकीय यामयोत्तर, एक क्वेश्चन एक कह रहा है कि चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर दोनों के बीच के जो कोण होती है ना, कोण, चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक दोनों के बीच जो कोण होता है, एंगल होता है, उसको हम चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। दिक्पात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चुंबक द्वारा कौन आकर्षित नहीं होता है? नहीं, तो लोहा तो होता है, कोबाल्ट भी होता है, निकेल भी होता है। तो एल्युमिनियम जो होता है ना, एल्युमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। एल्युमिनियम में सटता ही नहीं है चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? डाई मैग्नेटिक है। तो डाई मैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय डाई मैग्नेटिक कौन है? तो बिस्मथ होता है। लोहा नहीं होगा, निकिल नहीं होगा, कोबाल्ट भी नहीं होगा। डाई मैग्नेटिक पूछेगा तो डाई मैग्नेटिक पूछेगा तो बिस्मथ मारेंगे। डाई मैग्नेटिक बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शक्तिशाली चुंबक क्या है? एक शक्तिशाली चुंबक का परिभाषा बताएं। केवल लोहा एवं उसके मिश्र धातुओं को आकर्षित करती है। एक शक्तिशाली जो चुंबक होती है ना, वह मात्र केवल लोहा और लोहा से बने मिश्र धातु को ही आकर्षित करते हैं, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। जो शक्तिशाली चुंबक का गुण क्या होता है? तो शक्तिशाली चुंबक का गुण होता है कि यह केवल लोहा तथा उससे बने छोटे छोटे कण होते हैं, मिश्र धातु, उसको आकर्षित करता है। और दूसरे जितना भी चीज़ होता है ना, सबको प्रतिकर्षित करता है।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे। ये कह रहा है कि मुक्त रूप से अपने गुरुत्व पर मुक्त रूप से यानी खुला अवस्था में स्वतंत्र रूप से अपने गुरुत्व मतलब अपने केंद्र पर बीच सेंटर पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। मुक्त रूप से यानी स्वतंत्र रूप से जो, यानी भोजपुरी में इसको समझेंगे कि स्वतंत्र रूप से जो मान लीजिए सुई है वह गुरुत्व केंद्र पर है तो उसके साथ जो कोण बनती है उसे नमन कोण बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे किसी चुंबकीय पदार्थ को विद्युत विचुंबकीय किया जा सकता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। तो कैसे विचुंबकीय किया जा सकता है? तो हथौड़े से पीट कर तथा गर्म करके। विचुंबकीय यानी विचुंबकीय करने मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए चुंबक है कोई, उसको चुंबक हटा देंगे, उसको विदाउट चुंबक बना देंगे। तो हथौड़े से लगातार उसको पीटते उसको उसमें के सारा चुंबकीय गुण खत्म कर देंगे, या उसको कस के धिका देंगे, गर्म कर देंगे तो भी उसका चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा। तो दोनों उत्तर हो जाएगा, हथौड़े से पीट कर तथा गर्म करके। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया तो ऑस्टेड। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ फैराडे द्वारा, बोल्ट तो होगा नहीं, हेनरी महोदय किए नहीं थे। फैराडे पे भी कुछ लोग का ऑप्शन जाता है, लेकिन फैराडे नहीं होगा, चुंबकीय का ऑस्टेड होगा। ऑस्टेड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोजा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड लॉ के द्वारा खोजा गया था। इसके बाद देखेंगे ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुव पर, वहीं ध्रुव, उत्तल ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, बीच में होता है इक्वेटर होता है। तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। याद रखें, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुक्त रूप से लटकी यानी स्वतंत्र रूप से कोई चुंबकीय सुई लटकी है तो भौगोलिक अक्ष के साथ वह कितने कोण बनाएगी? भौगोलिक अक्ष के साथ कह रहा है, तो भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का बनाया। और ध्रुव पर उसका नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। और जो स्वतंत्र रूप से जो सुई जो होती है वह केंद्र से जो कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको नमन कोण बोलते हैं। और जो सुई जो भौगोलिक अक्ष के साथ, भौगोलिक जहाँ आ गया तो 18 डिग्री का कोण बनेगा। RRB AS में पूछा हुआ है, भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसका मान कितना होता है? 18 डिग्री। और ध्रुवों पर कितना डिग्री का कोण बनता है चुंबक? तो 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, यानी स्थिर चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण यहीं दर्शाती है। उत्तर और दक्षिण यहीं दो दिशा चुंबक में हमेशा दर्शाने को लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका परगम्यता। इसका उत्तर हो जाएगा परगम्यता। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात, दो चीज़ पूछ रहा है। एक फ्लक्स घनता पूछ रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात। ये दोनों का फ्लक्स घनता, चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात किस माध्यम में होता है? तो वही परगम्यता में होता है। परगम्यता में होता है। नेक्स्ट, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। तो डी, धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है। धातु जो होता है ना, यानी जिसको पीट के या आग में गर्म करके वो अनुचुंबकीय बना दिया जाता है, यानी चुंबकीय गुण उसमें खत्म कर दिया जाता है, उसको डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन किसे कहते हैं? अगर कोई धातु है, अगर वो चुंबक नहीं है और उसको चुंबक बना दिया जाता है तो उसे मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अगर कोई चुंबक वाला धातु है उसको पीट कर अगर चुंबकीय गुण खत्म कर दिया जाता है तो उसे डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर दिशा में संकेत करती है। BPSC के प्री में पूछा गया, 47वीं BPSC पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद 35 आएंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। क्या बताता है? तो विद्युत
विद्युत चालक में बल की दिशा, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, विद्युत चालक में जब विद्युत चलती है यानी करंट जाता है तो उसका बल की दिशा जो होता है ना चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है, चालक जो होता है ना चुंबकीय क्षेत्र में होता है। यही कारण है कि बिजली के करंट छूने से आसपास जाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके चलते लोग सट जाता है, तो लोग कहता है कि चुंबकीय प्रभाव है। तो वहीं विद्युत फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम यही दर्शाता है। विद्युत चालक में बल की दिशा जो होती है ना, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में रहता है तो बल की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा होती है फ्लेमिंग के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन असत्य क्वेश्चन इसमें देखना है, असत्य कौन है, सत्य को नहीं देखेंगे। तो सत्य भी हम पहले देखेंगे। किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, एकदम सही है। इसलिए किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, सही बात है। किस विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम ऑस्टेड ने किया, ये तो सर्वसत्य है। ऑस्टेड ने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ने इसमें फिर तीसरा ऑप्शन दिया है, यदि कंपास की सुई को चुंबक के निकट में रखा जाता है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित हो, उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित हो, ये भी बात सही है। तो और लास्ट में जो डी ऑप्शन है ये गलत है। इसमें क्या दिया है, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, गलत है। विद्युत धारा जब बह रही है तो उसमें उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही कारण है कि विद्युत धारा के आसपास नहीं जाना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र के चलते आसपास में आदमी आ जाता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने उपयोग किया गया। तो जनित्र, विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण होता है, जनित्र जिसको बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, जनित्र को जनरेटर हम बोलेंगे। किसको बनाने का उपयोग किया गया, तो जनित्र। धारा मापी नहीं होगा, वोल्ट मीटर नहीं होगा, और उसके बाद जनित्र होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किस पर किया गया, तो जनरेटर पर किया गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग जनरेटर पर किया गया, जनित्र पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायनमो का कार्य सिद्धांत, जो डायनमो होता है ना, डायनमो का कार्य से निम्नलिखित में किससे संबंधित है। यह डायनमो जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। डायनमो जो होता है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अब विद्युत को यांत्रिक में कौन कन्वर्ट करता है, तो मोटर जो होता है ना, यांत्रिक को विद्युत में डायनमो करता है। डायनेमो विद्युत जनित्र जिसको बोलते हैं, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव। डायनेमो विद्युत जनित्र जो होता है, डायनेमो जो होता है ना विद्युत जनित्र, डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित कर देता है। और किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत जो मोटर होती है ना, मोटर, तो वो फैराडे के नियम पर कार्य करती है। और विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर कार्य करती है। मोटर फैराडे के नियम पर कार्य करती है। मोटर किसके नियम पर कार्य करती है, फैराडे के नियम पर काम करती है। ऊपर में क्या आता है, डायनेमो किसके नियम पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के नियम पर कार्य करता है। मोटर और डायनेमो में यही अंतर है, डायनेमो फैराडे के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा उपयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर के कोड, सिंपल क्वेश्चन है, नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर के क्रोड आ जाएगा, क्रोड नर्म लोहा का बनाया जाता है। यही कारण है कि ट्रांसफार्मर देखने में छोटा दिखता है लेकिन उठाने पर हालत ख़राब हो जाता है, भारी होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किसने दिया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत जो होता है ना, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर बनाया गया। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर बनाया गया, तो वहीं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी ऑप्शन दिया रहेगा लेकिन नहीं मारेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण रहेगा तब ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने में किया जाता है। यानी एसी वोल्टेज, यानी जो विद्युत जो लाइन आता है ना, पोल से जो तार आता है उसको एसी वोल्टेज कहते हैं। बैटरी वाला को डीसी बोलते हैं। तो एसी वोल्टेज जो होता है ना, उसको घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। लेंज का नियम के बारे में आप समझेंगे। लेंज का नियम क्या है,
तो लेंज का नियम है ऊर्जा का संरक्षण करना। लेंज का नियम क्या होता है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से क्या है? संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण है। लेंज ऊर्जा का संरक्षण होता है। ऊर्जा का संरक्षण लेंज का नियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? चुंबकीय है यानी जिसमें चुंबक सटता है। तो एल्युमिनियम, क्वार्ट्ज, बिस्मथ, निकिल। निकिल है तो अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय है, इसमें चुंबक सटता है। बिस्मथ में भी नहीं सटता, क्वार्ट्ज में भी नहीं सटता, एल्युमिनियम में भी नहीं सटता है। जबकि निकिल में क्या होता है? निकिल में चुंबक सटता है। जिसमें सटता है वह चुंबकीय है, जिसमें नहीं सटता है वह अनुचुंबकीय है। चलिए, एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है। क्या कहलाती है? एक लंबी धारावाही यानी कुंडली जो होती है ना, लंबी धारावाही कुंडली परिनालिका कहलाती है। परिनालिका, डोमेन कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो डोमेन तो हम छोटे छोटे टुकड़े वाला को कहते हैं। टोराइड भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसलिए परिनालिका जो होता है, लंबी धारावाही कुंडली क्या कहलाती है? तो परिनालिका कहलाती है, परिनालिका। इसके बाद देखेंगे लोहे का क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। लोहा का जो क्यूरी में टेम्परेचर होता है वह 780 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है? तो 780 डिग्री सेल्सियस। लोहे का क्यूरी टेम्परेचर 780 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोहा का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का जो चुंबक होता है उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? तो उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में होता है। उत्तर उत्तर होता है, दक्षिण दक्षिण। उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? तो दक्षिण दिशा में होता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री या ध्रुव पर हो जाए, ध्रुव पर पूछेगा तो 90 डिग्री, या विषुवत रेखा पर पूछेगा तो 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता है? कौन विक्षेपित नहीं होता? चुंबकीय क्षेत्र में अगर सब कण गतिमान है तो प्रोटॉन भी विक्षेपित हो सकता है, अल्फा कण भी विक्षेपित होता है, कैथोड किरणें भी विक्षेपित हो जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन वह विक्षेपित कभी नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र में न्यूट्रॉन कभी नहीं विक्षेपित होता है, जबकि बाकी सब प्रोटॉन वगैरह सब जितना है, कैथोड किरण है, अल्फा कण सभी विक्षेपित हो जाते हैं, जबकि न्यूट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है, उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। चलिए, तो चुंबक से हमारा टोटल क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसके बाद आधुनिक भाव के मॉडर्न फिजिक्स से कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि प्रत्येक परीक्षा में निश्चित है इसमें से आते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं जी? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन गायब रहता है, हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रॉन नाभिक से गायब रहता है। नाभिक जहाँ पूछे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी फर्स्ट वाला को छोड़ देंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ेंगे। उसके बाद है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने। इसके बाद हम देखेंगे निम्न में अस्थायी कण है, तो अस्थायी कण कौन है? तो अस्थायी कण, अस्थायी पूछ रहा है, तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा कण है। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है ना, अस्थायी मतलब निगेटिव है, अस्थायी कण निगेटिव। न्यूट्रॉन जो होता है ना, अस्थायी होता है, माइनस होता है। इसके बाद हम देखेंगे परमाणु नाभिक के अवयव कौन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गायब रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। नाभिक में कौन कौन होते हैं? तो प्रोटॉन छोड़कर सब बोल देंगे। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। नाभिक पूछेगा, वही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया। चलिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी? द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। 2 प्रोटॉन पर द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है प्रोटॉनों की संख्या जोड़ न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या कितना होता है? दोनों जुट जाएगा। नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का जो आकार होता है ना, वह कितना होता है?
10 के पावर -10 याद रखें। नाभिक का जो आकार होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। नाभिक का आकार 10 के पावर -10 मीटर होता है। 10 के पावर -10 मीटर होता है। पोजिट्रॉन इसके बाद आता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एडरसन ने किया था। एडरसन महोदय ने पोजिट्रॉन की खोज किए थे। एडरसन महोदय ने क्या किए थे? तो पोजिट्रॉन की खोज किए थे। पोजिट्रॉन की खोज किए थे। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन जो परमाणु होती है उसके न्यूक्लियस यानी केंद्र में हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। अरे वही होता है हाइड्रोजन 1, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, वही होता है। हाइड्रोजन में न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने, ये सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहता है। परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या कहेगा तो गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी गलत हो जाएगा। प्रोटॉन परमाणु, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो परमाणु संख्या को हम प्रोटॉनों की संख्या को गिनती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणुओं में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर। परमाणु जो होता है ना, परमाणु जिसके परमाणु बम भी होते हैं, उसमें प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो नाभिक के भीतर होते हैं। वहीं केंद्र जो होता है ना, सेंटर, उसके भीतर होते हैं प्रोटॉन। परमाणु में प्रोटॉन जो होते हैं ना, नाभिक के भीतर होते हैं, नाभिक के भीतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता था? 1 यूनिट ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वहीं इलेक्ट्रॉन उदासीन होता है। तो यह उदासीन होने का मतलब क्या है कि यह एक यूनिट ऋण आवेश यानी निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। हाँ, समस्थानिक, प्रोटॉन तो नाभिक में होता है, प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। तो समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है ना, वह समान होती है। समस्थानिक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो समस्थानिक तो समान होती है। इसके बाद समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार। आइसोटोप क्या होता है? समस्थानिक को परिभाषा क्या है? किसी एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व एक ही है, मान लीजिए कोई तत्व एक ही है और जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न, परमाणु भार जो होता है ना भिन्न भिन्न, किंतु परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उसे आइसोटोप। क्रमांक समान, क्रमांक और भार दो चीज़ पर आइसोटोप बना हुआ है। परमाणु भार पूछेगा तो भार डिफरेंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो भी। परमाणु भार बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन क्रमांक जो होता है ना, क्रमांक जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन, इसका क्रमांक वो है, क्रमांक बनाया हुआ है। क्रमांक सेम होना चाहिए, भले भार अंतर हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्रमांक दोनों में क्रमांक सेम होना चाहिए, भार 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो कुछ भी हो सकता है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। याद रखें, आइसोटोप। चलिए, इसके बाद आइसोटोप हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद कह रहे हैं कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है, किसी परमाणु के परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप जो होता है ना, आइसोटोप तो हम समझ गए हैं क्या है। तो आइसोटोप वो है जिसका भार भिन्न भिन्न हो और समान क्या हो, तो क्रमांक समान हो। तो उसका नाभिक के बारे में पूछ रहा है, तो नाभिक में जो होता है ना, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है। नाभिक में मान लीजिए प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो प्रोटॉन की संख्या 8 ही रहेगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? चेंज हो सकती है। न्यूट्रॉनों की संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 कोई भी हो सकती है। चलिए, साइंस का चीज़ है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे रासायनिक फिजिक्स कहते हैं। चलिए, ऐसे दो तत्व
ऐसे दो तत्वों के नाम इसमें बताना है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन गो चीज़ पर पूरा टिका हुआ है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। समभारिक का सूत्र फिर से ज्ञात कर लें, जानकारी कर लें। समभारिक, समस्थानिक तो समझ गए, और समभारिक समझ, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट में जो निगेटिव होता है, निगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। निगेटिव जो होता है ना इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, उसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है समान होती है। और समस्थानिक में हम क्या देखे थे? समस्थानिक में जो होता है ना, इसमें उसके भार अलग अलग हो सकता है लेकिन क्रमांक सेम हो सकता है आइसोटोप में। समभारिक में होता है, समभारिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकती है। द्रव्यमान समान और इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, चलिए उसे समभारिक होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। द्रव्यमान, फिर वही क्वेश्चन को रिपीट किया है, उसके परमाणु समान और द्रव्यमान भिन्न भिन्न, परमाणु समान द्रव्यमान भिन्न भिन्न, परमाणु समान द्रव्यमान भिन्न भिन्न, तो उसे हम समस्थानिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। किस तत्व के, यहाँ पर पूछ रहा है किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक यानी इसका द्रव्यमान क्या हो? द्रव्यमान परमाणु समान तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। तो परमाणु समान और द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो उसे पोलोनियम कहते हैं। पोलोनियम का जो है ना द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है लेकिन परमाणु समान होता है, इसलिए इसे पोलोनियम को हम क्या कहते हैं? पोलोनियम को हम समस्थानिक कहते हैं। चलिए, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। समभारिक बोल किसे? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, दोनों में एक चीज़ बराबर है। प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न पूछेगा तो समस्थानिक। प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या समान, हाँ, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग पूछेगा तो समस्थानिक, और द्रव्यमान संख्या पूछेगा अलग अलग तो समस्थानिक, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग तो उसे समस्थानिक बोलते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं, इस तो जानते हैं। इसके बाद देखेंगे परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। जैसे यहाँ बम गिरा, यहाँ से एक निकला, फिर यहाँ से 3 निकलेगा, फिर 3 से 6, 6 से 9, इसी कारण है कि परमाणु बम खतरनाक होता है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम जो होता है ना वह सूर्य की भांति काम करता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। संलयन पर सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो फॉर्मी ने बनाया था। फॉर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले कौन बनाया था? तो फॉर्मी, याद रखें, फॉर्मी। इसका परमाणु बम का सिद्धांत है तो नाभिकीय विखंडन। बम पूछेगा परमाणु बम तो नाभिकीय विखंडन, उसके बाद में नाभिकीय विखंडन परमाणु बम, हाइड्रोजन बम तो संलयन, हाइड्रोजन संलयन, परमाणु बम विखंडन, परमाणु बम विखंडन। इसके बाद देखेंगे सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु ज्ञात की जा सकती है तो KAR विधि से ज्ञात की जा सकती है। KAR विधि से मतलब बहुत पुराना सेल मतलब क्या होता है? चट्टान, शिला, पत्थर किस समूह की है, इसकी आयु को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? KAR से ज्ञात की जा सकती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की उत्सर्जित करता है क्या? तो उपयुक्त सभी, अल्फा भी, गामा भी, बीटा भी। रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होता है अल्फा, बीटा, गामा उत्सर्जित कर दिए। बीटा निगेटिव होता है, बहुत बार क्वेश्चन में आया करता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा, ये तो बात बहुत बार आ गया है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो वहीं बीटा में ऋणात्मक होता है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक तथा गामा जो होता है वह उदासीन होता है।
नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर बताइए। तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अंतर यही है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम। रिएक्टर जो होता है ना, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में, वह नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया श्रृंखला नियंत्रित होती है। श्रृंखला नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है ना, श्रृंखला नियंत्रित होती है। मान लीजिए 1 से 3 हो गया, 3 से नहीं बढ़ेगा। लेकिन परमाणु जो बम होता है उसमें विखंडन पर कार्य करता है। वह 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9 ऐसे करके बढ़ते जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में नियंत्रित। नाभिकीय रिएक्टर वो कौन है जो नियंत्रित रहता है? परमाणु बम अनियंत्रित रहता है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? तो जोरकोनियम अनिवार्य है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा अनिवार्य है? तो कोबाल्ट नहीं होगा, निकेल नहीं होगा, टंगस्टन भी नहीं होगा, और जर्कोनियम। नाभिकीय रिएक्टर में के निर्माण में, यानी नाभिकीय रिएक्टर जो बनाया जाता है उसमें कौन कौन चीज़, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जर्कोनियम का। नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके श्रृंखला नियंत्रित रहती है। इसके बाद देखेंगे अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के धन आवेश नहीं, यहीं हम बोले हैं अल्फा धन आवेश और बीटा ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान लगभग क्या होता है? अल्फा का द्रव्यमान हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। अल्फा जो कण होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उत्सर्जित होती है। तो वहीं इसमें गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, अल्फा बीटा गामा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 में गामा किरण, अल्फा बीटा गामा, गामा मारेंगे अल्फा, बीटा छोड़ेंगे गामा मारेंगे गामा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। नाभिकीय रिएक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो 3 नंबर पर आता है, न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ को न्यूट्रॉन को नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु जो फाइल होता है ना, परमाणु फाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ताप नाभिकीय संचालन में, संलयन, ताप नाभिकीय संलयन। परमाणु पाइल है, परमाणु पाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन नहीं प्रचालन। परमाणु पाइल का ताप नाभिकीय टेम्परेचर नाभिकीय न्यूक्लियस संलयन के रूप में होता है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो धर्मी की इकाई है। क्यूरी जो होती है ना, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, कि रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में एक नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है ना, हम बोले थे शुरू में, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रण इस पर किया जा सकता है। नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होता है। जबकि परमाणु बम में जो होता है ना, अनियंत्रित विखंडन होता है, अनियंत्रित विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित। और जर्कोनियम इसमें नाभिकीय रिएक्टर बनाया किस चीज़ से जाता है? तो जर्कोनियम से बनाया जाता है, नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय प्रक्रिया भी क्यों कहते हैं? नाभिकीय संलयन जो होता है ना, नाभिकीय संलयन को ताप टेम्परेचर नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा करते हैं। नाभिकीय संलयन में जो होता है ना, काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे नाभिकीय संलयन को हम ताप अभिक्रिया भी बोलते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप अभिक्रिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए जीवाश्मों का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म का प्रयोग, रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या चीज़ जांचा जाता है? कार्बन 14 पत्ती से तो जांच किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग वही जीवाश्म, यानी जीवों के अंश को जीवाश्म हम बोलते हैं। यानी जीव जंतु मर गए,
वर्षों पुराना हड्डी है, उससे पता लगा सकता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। परमाणु रिएक्टर क्या होता है? तो परमाणु रिएक्टर जो होता है भारी पानी का तालाब को, परमाणु रिएक्टर क्या होता है? तो भारी पानी का तालाब जो होता है ना, उसी को हम परमाणु रिएक्टर बोलते हैं। भारी पानी D2 जो होता है, D2 उसका तालाब, इस तरह जनरल पानी नहीं, भारी पानी का जो तालाब होता है उसको हम परमाणु रिएक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहे हैं कि पृथ्वी की आयु निर्धारण यानी ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता था? यूरेनियम विधि। पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि तथा जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 पद्धति। और पृथ्वी की आयु यूरेनियम याद कर लें। पृथ्वी की आयु जहाँ पूछेगा तो यूरेनियम, कार्बन, और जीवाश्म की तो कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक में ऑनस्टेड रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। यानी रदरफोर्ड जो थे वो रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होती। ये गलत हो गया। अब देख लेते हैं आगे क्या है। उसमें यह विश्वास था कि यानी रदरफोर्ड में यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो देखते हैं किसका सही हुआ है। तो किसका सही हुआ है? तो इसमें ए और आर दोनों, ए एवं आर दोनों सत्य हैं। आर सही कारण है। चलिए इसमें फिर से इसको देख लेते हैं। यानी रदरफोर्ड क्या कहे थे? तो रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहे थे कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं है। मनुष्य को जो न्यूक्लियर पावर होता है, न्यूक्लियर पावर वो कभी उपलब्ध नहीं होगा। ये सही बात है, ये भी सही बात है। मनुष्य को न्यूक्लियर पावर कभी उपलब्ध नहीं होगा। और किसने कहा था? तो रदरफोर्ड ने कहा था। और उसके बाद आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा। और रदरफोर्ड ने यह भी कहा था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। जो मात्रा होता है ना, E = mc² वाला, तो मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो इसलिए दोनों सही माना जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो सूर्य जहाँ आ गया तो सनलाइन मारेंगे। नाभिकीय संगलन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है सनलाइन द्वारा। संगलन इसमें लिखा हुआ है, नाभिकीय सनलाइन होगा यहाँ पे। चलिए कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? तो वहीं भारी जल D2O का तालाब को हम रिएक्टर बोलते हैं। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वहीं भारी जल जो होता है ना, तो नाभिकीय रिएक्टर क्या है? तो वहीं D2O का तालाब होता है। इसके बाद देखते हैं तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो किसी से? तो नाभिकीय संलयन से करते हैं, ये तो बात सही है। और गुरुत्वीय संकुचन से करते हैं। गुरुत्वीय संकुचन और नाभिकीय संलयन से करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन, ये दोनों गलत हो जाएगा। इसलिए 1 और 2 सही मारेंगे। ऑप्शन 1 और 2। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से उत्पन्न करते हैं। इसके बाद हमको एक साइड दिया हुआ है रेडियो समस्थानिक दिया हुआ है। रेडियो समस्थानिक उसका निदान या सूचक उपयोग दिया गया। तो रेडियो समस्थानिक ही है और उसका निदान देखिए, माने इस चीज़ से किसका उपचार किया जाता है? आर्सेनिक 74 से किसका उपयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 जो होता है ना, तो ब्रेन ट्यूमर होता है, उसका इलाज में, ब्रेन ट्यूमर के इलाज में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कोबाल्ट 16 का प्रयोग का इलाज किससे किया जाता है? तो कैंसर का इलाज किया जाता है कोबाल्ट 16। याद रखें, आर्सेनिक 74 ब्रेन ट्यूमर और कोबाल्ट 16 कैंसर। आयोडीन 131 से क्या इलाज किया जाता है? वहीं थायराइड ग्रंथि की सक्रियता। आयोडीन आ गया तो थायराइड ग्रंथि यानी गले में, और उसका सोडियम 24 से रक्त की व्यक्तिक्रम। आर्सेनिक 74 से ट्यूमर। आर्सेनिक 74 से ट्यूमर। कोबाल्ट कहेगा तो कैंसर, आयोडीन कहेगा तो थायराइड, तथा सोडियम कहेगा तो रक्त व्यतिक्रम। सोडियम कहेगा तो रक्त व्यतिक्रम। सोडियम 24 कहेगा तो रक्त व्यतिक्रम का प्रयोग का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो होता है ना D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? वही मंदक के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका, द्रव्यमान और ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध होता है ना वह सापेक्षता का सिद्धांत है, वह सापेक्षता का किसका सिद्धांत है? तो सापेक्षता का सिद्धांत है। नेक्स्ट, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। एक प्रकाश जो होता है ना विद्युत प्रकाश जो होता है ना विद्युत सेल परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रकाश विद्युत सेल, वही सोलर जो होता है ना प्रकाश ऊर्जा को विद्युत प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत सेल में वही कर रहा है सोलर, उसको समझेंगे। वह प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद हम देखेंगे बेरियम जो होता है ना, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों के पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है। बेरियम क्यों खिलाया जाता है? तो पेट के अंदर एक्स किरण परीक्षण से पूर्व, यानी एक्सरे जो होता है ना, एक्सरे लेने से पहले रोगियों को बेरियम खिलाया जाता है। इसका कारण क्या है जी? तो बेरियम क्यों खिलाया जाता है एक्सरे लेने से पहले? तो बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक होता है। एक्स किरण का क्या होता है? अवशोषक होता है। और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट देखने में सहायता मिलती है। यानी एक्सरे करने से पहले रोगी को बेरियम खिला दिया जाता है, थोड़ा सा बेरियम खिला दिया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बेरियम जो होता है ना एक्स किरण का अच्छा अवशोषक होता है। और जब बेरियम आदमी खा लेगा तो क्या होगा? एक्सरे होगा ना, तो उसका चित्र जो होता है ना, जो खटखट जैसे आता है प्लास्टिक वाला पर, उसका चित्र स्पष्ट होगा, जिससे बीमारी का पता चल जाएगा कि कहाँ पे टूटा है, कहाँ पे फूटा है। इसलिए बेरियम का प्रयोग किया जाता है एक्सरे के मरीज के लिए। एक्सरे करने से पहले डॉक्टर रोगी को खिलाता है। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें, कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? SSC ग्रेड एक्स किरण। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न? कुलिज नालिका का प्रयोग एक्स किरणों के प्रयोग के लिए किया जाता है। कुलिज नालिका का प्रयोग एक्स किरणों के प्रयोग के लिए किया जाता है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे एक्स किरणें जो होता है ना, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकते हैं? तो अस्थि यानी हड्डी को पार नहीं कर सकते। चमड़ा को, मांस को, लकड़ी को, मांस को, त्वचा को, सबको पार कर सकते हैं, लेकिन हड्डी को जो होता है ना एक्स किरण, हड्डी को पार नहीं कर सकते। इसलिए एक्स किरण का प्रयोग अस्थि रोगियों के लिए, अस्थि फ्रैक्चर वगैरह के लिए किया जाता है। पता चलता है कि कहाँ ब्रेकेज है, कहाँ फ्रैक्चर है। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है? अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए की बचत हो? तो सामान्य टेम्परेचर पर अति चालकता जो होता है ना, अति चालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है सामान्य टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नौ आविष्कृत उच्च ताप अति चालक है। नौ आविष्कृत यानी नया नया जो आविष्कार हुआ है उसे नौ आविष्कृत बोलते हैं। उच्च ताप अति चालकता है तो सिरेमिक ऑक्साइड होता है। नया सिरेमिक ऑक्साइड जो होता है ना वह अति चालक है। क्या है? सिरेमिक ऑक्साइड अति चालक है। नौ आविष्कृत से यानी नया इसका आविष्कार हुआ है। किसका आविष्कार हुआ है? तो सिरेमिक ऑक्साइड जो नया धातु है, यह क्या है? एक अति चालक है। सिरेमिक जो ऑक्साइड है ना, यह एक अति चालक है। सिरेमिक ऑक्साइड अति चालक है, नया आविष्कार हुआ है। डायनमो वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करती है? डायनमो जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। धारा को डायनमो क्या करती है? डायनमो जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। वह एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। दोनों दिशा में प्रवाहित ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी दिशा में प्रवाहित उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डायनमो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करती है।
डायनेमो से धारा डायनेमो जो होता है ना, डायनेमो से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो डायनेमो से धारा मात्र एक, याद कर लें, डायनेमो से धारा एक ही दिशा में बहती है, एक ही सिंगल फेज में बहती है। डायनेमो से धारा एक ही दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर के संविचरण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर जो बनाया जाता है, ट्रांजिस्टर के संविचरण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर वही रेडियो वाला ट्रांजिस्टर, इसके संविचरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होता है। दोनों तो चीज़ एनपीएन, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि एनपीएन जो ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में सबसे अच्छी उत्पन्न होता है। यानी एनपीएन सबसे अधिक होता है, माने उत्तम होता है, तथा पीएनपी उससे थोड़ा दब होता है। क्या कारण है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। जो होता है ना एनपीएन में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है ना, उसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। उसमें से ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन वही सिलिकॉन वैली भारत में जहाँ पे है सिलिकॉन है। तो एनपीएन जो होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। एनपीएन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम धातु होती है ना, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह काम करती है। ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम धातु अर्धचालक की तरह काम करती है। ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम धातु को अर्धचालक की तरह काम करते हैं। ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम धातु अर्धचालक की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगे जो होती है ना, रिमोट जो होता है ना, रिमोट बैठे बैठे बिछावन पर से हम चैनल बदलते हैं, उसमें क्या होती है? तो सूक्ष्म तरंगे होती है, सूक्ष्म तरंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। दूरदर्शन जो होता है ना, उसका जो संकेत होता है, उसका इंडिकेशन होता है, एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्ताकार है। पृथ्वी की सतह, इसका कारण है दूरदर्शन जो होता है, टीवी का जो संकेत सिग्नल जो होता है, एक निश्चित दूरी के बाद मिलबे नहीं करता है। टीवी जो होता है ना, उसका सिग्नल पृथ्वी के सतह कैसा है? तो पृथ्वी गोल है, इसलिए दूरदर्शन का संकेत एक निश्चित दूरी, उसका एक लिमिट टाइम है, लिमिट कांस्टेंट निश्चित दूरी है, उसके बाद में सिग्नल नहीं पकड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी की वक्रता। पृथ्वी की सतह वक्राकार है, यानी पृथ्वी क्या है? वक्राकार है, वो गोल है। पृथ्वी की वक्रता होता है ना, गोल है, इसके चलते टीवी सेट का सिग्नल एक निश्चित दूरी तक, एक विशिष्ट दूरी के बाद काम करना बंद कर देता है टीवी सेट, क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के चलते। पृथ्वी क्या है? वक्राकार है। इसके बाद हम देखेंगे रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने तथा दिशा दिखाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग जहाज़, वायुयान को ढूंढने में, कोई खो जाता है जहाज़, या उसे दिशा दिखाने में लिए किया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र जो होता है ना, हेलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय यानी डायमेंशनल हेलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेजर बीमा का उपयोग होता है तो गुर्दे की चिकित्सा में लेजर बीमा का प्रयोग किस में होता है? तो गुर्दे की चिकित्सा में। गुर्दा जो होता है ना, गुर्दा, किडनी में होता है, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम का प्रयोग किस में किया जाता है? तो किडनी में लेजर बीम का प्रयोग किडनी में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने के संबंध में समवृत्ति कहलाता है। तो हेलोग्राफी कहलाता है। हेलोग्राफी त्रिविमीय आ गया तो हेलोग्राफी, वहीं हेलोग्राम स्टिकर जो बुक पर लगा होता है वहीं हेलोग्राफी बोलते हैं। लेजर किरण होती है तो केवल एक रंग की होती है। लेजर किरण होती है तो केवल एक रंग की होती है, एक रंग की। लेजर किरण होती है तो केवल एक रंग की होती है, एक रंग की, 7 रंग की नहीं होती है। लेजर जैसे रेड लेजर लाइट मारेंगे तो लेजर किरण हमेशा एक रंग की बनती है, 7 रंग की नहीं बनती है। इसके बाद बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। तो लेजर बिना शल्य चिकित्सा से बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। तो लेजर द्वारा पथरी का इलाज किया जाता है बिना शल्य चिकित्सा के, लेजर द्वारा। एक्सरे द्वारा तो होगा नहीं, प्लूरोस्कोपी द्वारा नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड द्वारा नहीं होता है। लेजर द्वारा क्या होता है तो शल्य चिकित्सा के द्वारा होता है। लेजर का पूरा नाम क्या होता है तो लाइट एम्प्लीफिकेशन, इसका उत्तर हो जाएगा ही लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद कथन दिया हुआ है, इसमें देखेंगे, कह रहा है कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। रेडियो तरंगे जो होता है ना चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र में बंकित नहीं हो जाती है। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय, ये भी सही है, ये गलत है परंतु आर सही है। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, गलत है, तथा रेडियो तरंगे की प्रवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र है, तो आर गलत है। इसके बाद हम देखेंगे विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। विद्युत बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम लोहा का, विद्युत उत्पन्न करने के लिए लोहा का प्रयोग नहीं करेंगे, तांबा का प्रयोग नहीं करेंगे, एल्युमिनियम का नहीं करेंगे, यूरेनियम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में देखेंगे तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं तो तारा जो होता है ना नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार करते हैं तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक कौन है तो सिमेरिक ऑक्साइड है। हाल ही में सिमेरिक ऑक्साइड वही नया है। सिमेरिक ऑक्साइड जो होता है ना उच्च तापीय अतिचालक है। सिमेरिक ऑक्साइड जो होता है ना सिरेमिक ऑक्साइड उच्च तापीय अतिचालक है। इसके बाद हम देखेंगे एकीकृत परिपथ में उपयुक्त यानी एक ही परिपथ में उपयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है तो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट, ऑटोहॉन को अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की तो यूरेनियम विखंडन। अणु या परमाणु, ऑटोहॉन ने यूरेनियम विखंडन के आधार पर की। नाभिकीय विखंडन नहीं होगा, गामा विकर्ण अल्फा नहीं होगा। ऑटोहॉन ने अणु बम की खोज किसने की? अणु बम की खोज यूरेनियम विखंडन के आधार पर की। ऑटोहॉन ने अणु बम की खोज किसके आधार पर की तो यूरेनियम विखंडन के कारण हुई। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न करती है तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न की जा सकता है। इसके बाद देखेंगे निम्न तापीय इंजनों यानी क्रायोजेनिक का उपयोग किया जाता है तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट में किया जाता है। ये क्वेश्चन हल्का तड़ातड़ भागेंगे। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य परंतु आरंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि जो होता है ना प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। प्रकाश पहले आ जाता है। जब टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो पहले प्रकाश सुनाई देता, पहले ध्वनि सुनाई देता, पहले प्रकाश देता है और बाद में ध्वनि आती है।
इसके बाद देखेंगे इसके बाद कह रहा है कि निम्न कणों में से एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाला है। तो माइक्रोवेव फोटोन। नेक्स्ट, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? हाइड्रोजन का सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित हो जाना। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को एक फोटो जो सेल होता है ना, फोटो का सेल होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संरक्षित किया जाता है। फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, पहले तपायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जे फ्लेमिंग ने किया था। तपायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो जे फ्लेमिंग ने किया था। तपायनिक बल्ब का प्रयोग जे फ्लेमिंग के द्वारा किया था। इसके बाद देखेंगे, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं। किसी लेजर में एक ही आकृति की, एक ही फेज की तथा एक ही आयाम की किसी लेजर में मात्र एक ही किरण उत्पन्न, एक ही आकृति की, एक ही फेज की तथा एक ही आयाम के उपयुक्त में से सभी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश जो होता है ना विद्युत सेल, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल बदलता है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए यानी निम्न टेम्परेचर पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अतिचालक का प्रयोग किया जाता है। निम्न टेम्परेचर पैदा करने के लिए, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए, न्यूनतम टेम्परेचर पैदा करने के लिए अतिचालकता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है कह रहा है? यानी एक्स किरणें है, विद्युत चुंबकीय एक्स किरण है, प्रकाश है, उसमें भी किरण है। तथा परासर्व तरंगे जो होता है ना, वह विद्युत चुंबकीय नहीं है। परासर्व तरंगे वो तो ध्वनि से रिलेटेड हो जाएगा, वो कहाँ से विद्युत चुंबकीय है? परासर्व तरंगे ध्वनि की है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ब्रिक वेट ने किया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? इसमें हम मिसलेनियस देखेंगे। इसके बाद हम मिसलेनियस देखेंगे। मिसलेनियस का टॉपिक है, इसमें हम मिसलेनियस देखेंगे। चलिए, इसके बाद मिसलेनियस के बाद ख़त्म हो जाएगा, टोटल फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ब्रिक वेट ने किया था। रडार का आविष्कार किसने किया था? टेलर एवं यंग ने किया था। रडार का आविष्कार किसने किया था? टेलर एवं यंग ने किया था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया। इन्होंने किसकी खोज की? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया। इन्होंने डायनामाइट की खोज की। इन्होंने किसकी खोज की? तो डायनामाइट की खोज की। इसके बाद हम देखेंगे त्वरित चालक के आविष्कार हैं। त्वरित चालक तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। त्वरित चालक का आविष्कारक कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद टेलीविज़न का आविष्कार किसने? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगेन ने किया था। एक्सरे रोंटगेन ने किया था। इसका टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किए थे। इसका हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर ने किया था। गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो गैस इंजन का खोज डैम्बलर ने किया था। गैस इंजन डैम्बलर। इसके बाद हम देखेंगे परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। इसके बाद प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो वर्न वान ब्राउन। प्रक्षेपास्त्र जो होता है ना, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्न वान ब्राउन। हाइड्रोजन बम
किससे विकसित हुआ? हाइड्रोजन बम, एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। लेजर का आविष्कार किसने किया? लेजर का आविष्कार मेनन ने किया था। टी एच मेनन के द्वारा किया गया। लेजर का आविष्कार किसने किया? तो टी एच मेनन के द्वारा किया गया। इसके बाद में देखेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? तो नूल और रूस का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नूल और रूस का ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जेम्स वाट वाष्प इंजन, जेएल वेयर टेलीविज़न तथा एजी बेल टेलीफोन तथा जे पॉरिकॉन्स पेनिसिलिन का। ये नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है। चलिए इसके बाद कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रैंक व्हिटले ने। जेट इंजन का प्रयोग किसने किया था? फ्रैंक व्हिटले ने किया था। इसके बाद माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। फोन का ग्राहम बेल ने। स्कूटर का आविष्कार ब्रॉड शाह ने किया था। ब्रॉड शाह। इसका नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो एनरिको फॉर्मी है। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फॉर्मी याद रखें। रिएक्टर आ गया तो फॉर्मी आ गया। वायरलेस का मार्कोनी। बेतार का तार भी इसको बोलते हैं वायरलेस का मार्कोनी। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने किया था। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका विकास किया गया था? तो ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किया था। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? सोल्स के द्वारा किया गया था। टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स के द्वारा किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी। इसके बाद में देखेंगे बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। बिजली के बल्ब का आविष्कार। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का एडवर्ड टेलर। इसके कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। बैरोमीटर एडवर्ड। इसके बाद में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एक्टर मोस्टली। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मोस्टली ने किया था। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? इसको भी हम छोड़ेंगे। इसको कमेंट करके बताएं दोस्तों। इस पर टिक नहीं लगा हुआ है और बुक नहीं है, हम आंसर बताएं। मशीन गन का आविष्कार किसने? जेम्स पॉकल द्वारा किया गया था। मशीन गन जेम्स पॉकल। मशीन गन जेम्स पॉकल। सेफ्टी रेजर का आविष्कार जीटेल के द्वारा किया था। सेफ्टी रेजर जो होता है ना, जिससे दाढ़ी बनाया जाता है, उसका आविष्कार किसने किया था? जिलेट से किया गया। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट ने किया। वहीं जिलेट कंपनी का रेजर भी आता है, तो वो कंपनी नहीं है, वो आविष्कारक का नाम है जिलेट। मशीन गन थे जेम्स पॉकल। इसका पारद। इसके बाद देखेंगे पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने थर्मामीटर का उन्हीं के नाम से थर्मामीटर उसका अथी है। फ़ारेनहाइट उन्हीं के नाम से बना हुआ है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया तो मार्टिन कूपर। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर। बैटरी का आविष्कार बोल्टा ने किया था। बैटरी का आविष्कार बोल्टा। बैटरी यानी जो व्यक्ति है उन्हीं के नाम से कहीं मिलता जुलता है। बैटरी का आविष्कार बोल्टा ने किया था। उसके बाद हम देखेंगे गलत युग्म को पहचाने। मैडम क्यूरी डायनामाइट, ये गलत है। मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिव की खोज किए थे। जेएल बेयर टेलीविज़न तथा जी ग्राहम बेल टेलीफोन का, और उसका जेम्स वाट स्टीम इंजन का प्रयोग किया, वाष्प इंजन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन का आविष्कार किसने? रूडोल्फ। डीजल इंजन का आविष्कार रूडोल्फ ने किया था। रूडोल्फ ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। इन्हें डायनामाइट का आविष्कार के चलते इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? वर्षा की अम्लता pH मीटर के द्वारा मापी जाती है। वर्षा की अम्लता pH मीटर के द्वारा pH मीटर के द्वारा मापी जाती है। पायरोमीटर निम्नलिखित निम्नांकित
के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। उच्च दाब पायरोमीटर, उच्च दाब पायरोमीटर का प्रयोग उच्च दाब को उच्च हाई टेम्परेचर मापा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो माइनोमीटर से दाब मापा जाता है, माइनोमीटर से दाब मापा जाता है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन, कार्बोरेटर से आंतरिक दहन, उसका कार्डियोग्राफ से हृदय की गति से मापा जाता है। सिस्मोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता, ये गलत है। सिस्मोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता, ये गलत है। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एनीमोमीटर वायु की चाल, एनीमोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है। एनीमोमीटर से क्या? एनीमोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है। आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता था। पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर मापा जाता है, पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर मापा जाता है। टैक्योमीटर से दाबांतर मापा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इसके सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, तो सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो सामान्य ताप बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है, तो समान तापमान बनाए रखना। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर गैसों का दाब, मैनोमीटर से किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर का गैसों के दाब की माप की जाती है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद देखेंगे निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। उसका कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना होता है। इसके बाद में रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। एसी को डीसी में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। एसी को डीसी में प्रयोग करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। एक्टियोमीटर कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो एस्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। उड़ते चक्का जो होता है ना, उड़ते हुए चक्का, नाचते हुए चक्का प्रति सेकंड 1 सेकंड का उसको मेजर कर लेता है, एस्ट्रोबोमीटर होता है। एस्ट्रोबोमीटर रडार में आता है, किसके प्रयोग में आता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात किया जाता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति रडार का प्रयोग में आता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात किया जाता है। रेडियो तरंग के द्वारा वस्तुओं की स्थिति द्वारा ज्ञात। इसके बाद साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन जो होता है ना, परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए? तो कुलिज नालिका एक्स किरणें प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहता है? डिक्टाफोन का। रिकॉर्ड करने तथा रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? डिक्टाफोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग किया था? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो
आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। आवेशित का साइक्लोट्रॉन जो होता है ना, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर। उसके बाद फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। फेदोमीटर से समुद्र की क्या मापी जाती है? गहराई मापी। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तो तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है तापमान को स्थिर रखना, तापमान को स्थिर रखना। उसके बाद में देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज से प्रतिरोध मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से एस्टोन मापा जाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो प्रतिरोध मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अति लघु समय अंतरालों को, अति लघु समय अंतरालों को सही सही, अति लघु समय, लघु मतलब छोटा छोटा, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। अति लघु समय को सही सही मापने के लिए परमाणु घड़ी का प्रयोग किया था। परमाणु घड़ी का अति लघु समय, छोटे से छोटे यानी जो होता है ना वॉच, जो अति लघु से परमाणु घड़ी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, डायनोमो में ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनोमो में ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक को, डायनोमो जो होता है ना, यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल जो होता है ना, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को, इसके बाद देखेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदल देता है। रासायनिक को विद्युत में बैटरी बदल देता है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तो तापक्रम मापने के लिए, हाई टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग। टेम्परेचर मापने के लिए एनरॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनरॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? विद्युत धारा ए मीटर के द्वारा किया जाता है। ए मीटर। उसका झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। झूठ का पता लगाने के लिए, झूठ जो होता है ना, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को पॉलीग्राफ से जांच किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित है? ए मीटर जो होता है ना, विद्युत शक्ति का मात्रा के गलत होता है। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। ऑन्डोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। ऑन्डोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। उसका ओडोमीटर, वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। ओडोमीटर, वाहन के जो पहिया होता है उसके द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग का सही मिलान सही है? तो इसका होता है सिस्मोग्राफ से भूकंप की झटके की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की झटकों की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो ब्लैक बॉक्स कहते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से ब्लैक बॉक्स कहते हैं। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो काला बॉक्स है। उड़ान अभिलेखी का ब्लैक बॉक्स इसको बोलते हैं। उड़ान जो होता है ना, हवाई जहाज़ के जो उड़ान अभिलेखी होता है, उड़ान जिसमें केबिन होता है, उसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है। तो एनीमोमीटर से वायु की गति एनीमोमीटर वायु की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। टेकोमीटर यानी वेग मापी, यानी वेग का प्रयोग किसके मापन के लिए? घूर्णन गति। टैकोमीटर वेग मापी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो घूर्णन गति मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका उपकरण दिया हुआ है, एक साइड सूची दिया हुआ है, उपकरण और सूची दिया हुआ है। तो इसके मिलान आमीटर जो होता है ना, आमीटर से धारा मापा जाता है। उसका हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है तथा स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। तो आमीटर सापेक्षिकता, आमीटर से धारा, आमीटर धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता तथा बैरोमीटर दाब तथा स्प्रिंग तुला से भार मापी जाती है। स्प्रिंग तुला से
स्प्रिंग तुला से भार मापी जाती है। इसके बाद हम इसमें इसको सुमेलित करेंगे। इसमें कह रहा है कि रिएक्टर स्केल से भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है। रिएक्टर उसके बाद ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है, तो हवा की गति मापी जाती है। हवा की गति मापी जाती है। हवा की गति मापी केल्विन स्केल से परम ताप माना जाता है। केल्विन स्केल से परम ताप तथा मिली बार स्केल से दाब मापा जाता है। मिली बार स्केल से दाब मापा जाता है। रिएक्टर स्केल भूकंपीय तीव्रता, रिएक्टर स्केल भूकंपीय तीव्रता, और उसका ब्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति, ब्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति, केल्विन स्केल से परम ताप, परम टेम्परेचर, केल्विन से परम टेम्परेचर तथा मिली बार स्केल से प्रेशर दाब का मात्रक है। इसके बाद सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। इसमें कह रहा है कि एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु का, सिस्मोग्राफ से भूकंप का झटका मापा जाता है। बैरोग्राफ से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोग्राफ से। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु वेग तथा सिस्मोग्राफ से भूकंप तथा बैरोमीटर से वायुमंडलीय तथा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट, इस सूची 1 और 2 का मिलान करना है। भूकंप का मात्रक होता है भूकंप से सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर। विद्युत धारा ओम, प्रतिरोध का ए मीटर, प्रतिरोध ए मीटर, विद्युत धारा ओम, ऊंचाई आमीटर तथा भूकंप सिस्मोग्राफ। इसके बाद यंत्र का नाम राशि दिया हुआ है। ये एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है तथा ए मीटर से क्या मापा जाता है, ए मीटर से दाब में अंतर को ए मीटर मापा जाता है। टैकोमीटर से क्या मापा जाता है, तो टैकोमीटर से घूर्णन गति मापा जाता है। तो पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो उच्च दाब मापा जाता है। फिर से इसको देखेंगे, ए मीटर से दबांतर मापा जाता है, और एनीमोमीटर से दबांतर, ए मीटर से दबांतर, एनीमोमीटर से वायु गति, टैकोमीटर से घूर्णन गति तथा पायरोमीटर से उच्च टेम्परेचर। इसके बाद हम देखें कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। और गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किसने किया था, तो न्यूटन ने किए थे गुरुत्वाकर्षण के नियम से। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये मेरा लास्ट पेज है, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया, तो ऑस्टेड ने किया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड। उसके बाद भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। चतुर्थ आयाम का आइंस्टीन, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर के। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, 4.2 गुना 10 के पावर 3 जूल के बराबर होता है। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 9 जूल। 1 मेगावाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर 9। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 ऑर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10 के पावर 7 ऑर्ग के बराबर होता है। इसके बाद 1 नैनो सेकंड में होते हैं। नैनो सेकंड में कितने होते हैं, 10 के पावर 9 सेकंड होता है। 10 के पावर -9 सेकंड होते हैं। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, तो 1 एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होते हैं। एंगस्ट्रम में -1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद में 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन 1/1000 mm होता है। 1 माइक्रोन 1/1000 mm होता है। 1/1000 एक पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर 12, 10 के पावर -12 ग्राम, 10 के पावर -12 ग्राम 1 पिकोग्राम। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर 1000। 1 नॉटिकल मील होता है 1.85 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील होता है 1.85 किलोमीटर। 1 फायदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 बैरल कितना होता है, तो 1 बैरल 1.59 के बराबर होता है।
इसके बाद एक बार कितने बराबर होता है, तो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई का औसतन बराबर होता है। खगोलीय इकाई औसतन पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होता है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी। माइक्रोन किसके बराबर होता है, माइक्रोन होता है 10 के पावर 6 m के बराबर होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन होता है। एक वर्ष इनमें किसके सर्वाधिक 10 के पावर 15 m एक प्रकाश वर्ष 10 के पावर -15 m के बराबर होता है। इसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल कितने होते हैं, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी निर्वात यहाँ पर जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर, सबसे ज़्यादा होता है। प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.63 × 10 के पावर -34 जूल सेकंड। 6.63 × 10 के पावर -34 जूल सेकंड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 0.51 MeV होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.51 MeV होता है। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, एक माइक्रोन में 10 के पावर 6 मीटर होता है। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है। 0.24 कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो एक माइक्रोन मीटर 10 के पावर 3 ये सुमेलित है। 1 किलोमीटर 10 के पावर 3 मीटर। एक मेगा मीटर 10 के पावर 6 मीटर। एक गीगा मीटर 10 के पावर 6 मीटर होता है। नेक्स्ट, तेल का एक बैरम कितना होता है, एक बैरम में 159 लीटर, यानी 159 लीटर को एक बैरम बोला जाता है। इसके बाद देखेंगे, एक 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो 6 फीट लंबे तो नैनोमीटर में हो जाए 183 गुना 10 के पावर 7 नैनोमीटर होता है। जैसे 1 नैनोमीटर होता है 10 के पावर 7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर का रहा है तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। इसके बाद सूर्य और धरती के बीच अनुमानित दूरी कितनी है, सूर्य और धरती के बीच 14.96 गुना 10 के पावर 7 किलोमीटर। 14.96 गुना 10 के पावर 7 किलोमीटर। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का, एक डेका लीटर कितना होता है, एक डेका लीटर 10 लीटर के बराबर, एक डेका लीटर 10 लीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों यहीं पे मेरा टोटल ऑब्जेक्टिव लूसेंट का टोटल फिजिक्स का टॉपिक समाप्त हो गया। इसके बाद से बायोलॉजी स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।